हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 4। अब तक 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। बेसिकली रोटेशनल डायनामिक्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज़ सर्कुलर मोशन, अदर इज़ रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों चीज़ें हमको रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़नी है। एक है सर्कुलर मोशन पूरा, उसके बाद शुरू होगा रोटेशनल मोशन। इस तरह से हमारा रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। आई होप आपने वो तीनों भी लेक्चर्स देखे हों। ठीक है, जो लोग ये मेरा 4th लेक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले वो लोग तीसरा, दूसरा और फर्स्ट लेक्चर क्लियर कर लें, तब आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, और एक बात ये कि आज का लेक्चर बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है। पूरा लेक्चर आप एंड तक देखिए, आपकी समझ में आएगा कि क्यों इंटरैक्टिव होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इस हिसाब से भी लेक्चर आज का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक के 3 लेक्चर्स में हमने जो कुछ पढ़ा है, तो इन तीनों लेक्चर्स में जितने फार्मूले हमने सीखे हैं, उन फार्मूले पर बेस्ड कई सारे MCQs भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक आधा क्वेश्चन हम नीट का भी सॉल्व करेंगे। इसलिए अप टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ओके, स्टे ट्यून्ड अप टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। शुरुआत करते हैं लेक्चर, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले 2 बेसिक टर्म्स है, बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग उसको फिनिश कर देते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ यूसीएम होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। सिंपल टर्म्स है, बहुत सिंपल टर्म्स है, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरैक्टिव होने वाले हैं। आप खुद लेक्चर देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों इंटरैक्टिव होने वाला है। काफ़ी समय अपना बचने वाला है आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइम पीरियड या फिर सिंपली पीरियड ऑफ यूसीएम किसको बोलते हैं? देखिए, पीरियड का मतलब क्या होता है। लेट अस सी हियर द पीरियड ऑफ यूसीएम। पीरियड ऑफ यूसीएम, पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि सर्कुलर मोशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं ना। यूसीएम होता है, नॉन यूसीएम होता है। यूसीएम में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और नॉन यूसीएम में क्या होता है? या तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से, या कांस्टेंट रेट से घटेगा। इन दोनों में से एक केस हो सकता है। तो हमने यूसीएम भी देखा। यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और जो नॉन यूसीएम होता है उसमें नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, वन अलोंग टेंजेंट, वन अलोंग रेडियस। उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। बात करते हैं टाइम पीरियड को कैपिटल T से बताते हैं। ठीक है, आपने ये आई होप आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड का मतलब सिंपली क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने जो समय लगेगा किसी भी पार्टिकल को, परफॉर्मिंग द यूसीएम परफॉर्म करना चाहिए, हाँ, देन दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ यूसीएम। उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड बोलते हैं। अब मान लीजिए एक पार्टिकल है, दिस वन इज अ पार्टिकल, लेट दिस इज अ पार्टिकल ऑफ द मास m। ये एक पार्टिकल है हुज मास इज m, एंड दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अलॉन्ग द सर्कल, है ना, अलॉन्ग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड इसका क्या है? कांस्टेंट है, मान लो। देखो, बहुत सिंपल चीज़ समझाने जा रहा हूँ, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ये आ गया रेडियस वेक्टर, या फिर ये रेडियस कितना ले लो, r ले लो, एंड लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप पार्टिकल का मास m ले सकते हो, बराबर है, एंड लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल हुज रेडियस इज r। और यूसीएम परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल। यूसीएम मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने जितना समय लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने जो समय लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने जो समय लगेगा, वो सभी क्या रहना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब पार्टिकल शुड ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेकेंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड ही लगना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड। तो इसका पीरियड हो गया 4 सेकेंड। समझ रहे हैं ना, ये टाइम पीरियड होता है। मतलब एक चक्कर लगाने को जो समय लगेगा यूसीएम में, बट इन केस ऑफ यूसीएम द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन, 1 रोटेशन, 1 रिवॉल्यूशन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ यूसीएम। उसको पीरियड बोलते हैं। अगर पार्टिकल को 4 सेकेंड लग रहे हैं, 4 सेकेंड, तो पीरियड कितना हो गया उसका? 4 सेकेंड। अगर पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो पीरियड कितना हो गया उसका? 10 सेकेंड हो गया। If particle takes that 30 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, देन पीरियड इज 30 सेकेंड। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भी खास बात नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, द टाइम टेकन by the particle, okay, the time taken by the particle to complete 1 revolution, okay, particle
टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ओके, वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड और सिंपली टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, या आप पीरियड भी बोल सकते हो उसको, जिसको कैपिटल टी से बताया जाता है आमतौर पर। ये हो गया टाइम पीरियड का डेफिनेशन, बराबर है। जो कुछ भी समय लगेगा उसको एक रिवॉल्यूशन के लिए, उस समय को टाइम पीरियड बोलेंगे या पीरियड ऑफ यूसीएम बोलेंगे। अब पीरियड अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, लिख देता हूँ चलिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो मानते हो आप। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं, व्हाट एवर डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड दैट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब ये एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ को बोलते हैं, ये पाथ लेंथ है, ये डिस्टेंस इन द सेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, हाँ ये भी याद रखिए, एक्चुअल पाथ लेंथ, वैसा आपने ये पढ़ा हुआ है, ये बेसिक आपका क्लियर है। सो एक्चुअल पाथ लेंथ पर यूनिट टाइम को स्पीड बोला जाता है। अब यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट है, बराबर है ना, पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है, देखिए ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने जो समय लगा उसको, यहाँ से यहाँ तक आने जो समय, यहाँ से, मतलब ये पाथ लेंथ है। ये पूरा पाथ कितना होता है, सरकमफरेंस के बराबर है, 2πr। तो डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में 2πr कंप्लीट हो रहा है, और टाइम जो लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे, और यहाँ पे स्पीड आ जाएगा, ये लिख देता हूँ, ये स्पीड है, ये बराबर है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, द डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 टाइम्स πr, सरकमफरेंस के बराबर, एंड डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग पीरियड बोल देंगे। क्लियर है, अच्छे से देखिए। और एक बार इस सर्कल को देख लीजिए, देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होता है। मतलब ये जो लेंथ है, ये यहाँ से तो यहाँ तक वाली जो लेंथ है, ये 2πr होती है, 2 टाइम्स πr सरकमफेरेंस, इसलिए मैंने 2πr ले लिया, डिवाइडेड बाय जो टाइम है उसको पीरियड बोलेंगे। तो पीरियड का सबसे पहला फार्मूला आ गया आपके पास, ये भी चलता है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे जहाँ लगता है। तो t इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v ले लेंगे, बराबर। ये एक फार्मूला, इसको याद रखना है, हाँ, कभी स्मॉल r कभी कैपिटल। इसको मैंने ग्रेविटेशन में इस्तेमाल किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने जो टाइम पीरियड निकाला था ना अर्थ का, तो वहाँ पे मैंने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया था। अब जाकर आपको ग्रेविटेशन के कई कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो टाइम पीरियड का पहला फार्मूला आ गया 2πr डिवाइडेड बाई v, मतलब ये सरकमफरेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। यूसीएम, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज, है ना, इज कॉल्ड, ओके, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हाँ, लेकिन क्या चाहिए, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, परफॉर्मिंग यूसीएम मतलब उस पार्टिकल ने यूसीएम परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्मिंग द यूसीएम, यहाँ लिख सकते हो आप, परफॉर्मिंग यूसीएम, ओके, परफॉर्मिंग यूसीएम, परफॉर्मिंग यूसीएम टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, या उसी को पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड का पहला फार्मूला आ गया, 2πr डिवाइडेड बाई v आ गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होने वाला डिस्टेंस 2πr, लगने वाला टाइम जो है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 2πr। अच्छा, दूसरा और एक आता है, आपने पढ़ा है स्पीड में और एंगुलर स्पीड में रिलेशन पढ़ा था। स्पीड बोले तो v और एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने रिलेशन क्या लिया था, v इक्वल टू r ओमेगा लिया था, बराबर है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन और इन केस ऑफ यूसीएम स्पीड इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, चलो पढ़ा हुआ है ना आपने। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, v की जगह पे r ओमेगा रख देता हूँ मैं, 1 में रख देता हूँ, तो आपका 1 क्या बनने वाला है, ये 1 बनने वाला है आपका। t इज इक्वल टू बनेगा ये 2πr, 2 टाइम्स πr डिवाइडेड बाय r ओमेगा लेते हैं, दिस ओमेगा ओमेगा गेट्स कैंसल, तो टाइम पीरियड जो बन गया वो आ गया 2 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। इट इज़ द अनदर फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। ओमेगा जो है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसको समटाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हाँ, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, कुछ जगहों पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। आप लोग लिख लो, नीचे नीचे लिख लो, ओमेगा इज़ आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लियर लिख लो आप लोग। हाँ, ओमेगा इज़ आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर करेंगे, टाइम है ना इसलिए सेकंड में। तो ये होता है पीरियड ऑफ यूसीएम, बहुत ही सिंपल सरल आर्टिकल है, कुछ भी नहीं है, बराबर, पूरा बेसिक है। ओके, लेक्चर बहुत इंटरैक्टिव होने वाला है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी होने के बाद में हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके उतार लीजिए। नाउ सी हियर, अभी हमने देखा टाइम पीरियड का फार्मूला है, t इक्वल टू 2πr अपॉन v भी होता है, v मतलब स्पीड है, याद रखिए v इज़ द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं, बराबर है।
और दूसरा जो होता है t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट ओमेगा इज़ द एंगुलर स्पीड, है ना। एंगुलर स्पीड आप उसको बोल सकते हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर किया जाता है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। अब इससे मैं आपको एक 2-3 सवाल पूछता हूँ, हाँ, आंसर भी मैं ही बताता हूँ। पहला तो ये सवाल है मेरा कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड। सबसे पहला सवाल, टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, ये आपको अच्छे से याद रखना है। टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड, टिप ऑफ सेकेंड हैंड, टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड मतलब व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड। टिप ऑफ सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड मतलब टिप ऑफ सेकेंड हैंड को, जो घड़ी का सेकेंड हैंड का कांटा जो होता है, तो उसको है ना, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड का कांटा, तो टिप ऑफ सेकेंड हैंड टेक्स द 60 सेकेंड टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। तो ये आ गया उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड लिख देता हूँ यहाँ पे TS 60 सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, ये एक याद रखना है आपको। अच्छा, ऐसा ही टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट का जो काटा है ना, टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड टेक्स हाउ मेनी सेकेंड्स टू कंप्लीट, है ना, वन रिवॉल्यूशन। जो मिनट का काटा होता है, तो मिनट के कांटे में टिप ऑफ मिनट हैंड टेक्स द 60 मिनट्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड TM लिख देता हूँ, कितना आ गया, 60 मिनट्स आ गया। लेकिन ये काय में चाहिए, सेकंड्स में ही चाहिए, तो ये सेकंड्स में होता है। 60 × 60 करोगे तो ये होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये आ गया टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट है ना, मतलब टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड का काटा है उसको 60 सेकेंड लगते हैं एक रिवॉल्यूशन, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए 3600 सेकेंड लगते हैं उसको, बराबर है। अब नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, ये हो गया टिप ऑफ सेकेंड हैंड, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, बराबर है। इसको लिख लेना आप यहाँ पे, टिप ऑफ मिनट हैंड। अब है टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ आर हैंड, टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ आर हैंड कितना लगता है। जो टिप ऑफ आर हैंड है, आर का है ना, जो घंटा जो बताता है ना, घंटे का जो आर्स का जो काटा होता है, तो टिप ऑफ आर हैंड टेक्स द 12 आवर्स टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। 12 घंटे लगते हैं उसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड ऑफ टिप ऑफ आर हैंड हो जाएगा 12 आवर्स। 12 आवर्स को आप लिख सकते हो 12 × 60 कर दोगे मिनट में होगा, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड में होगा, मतलब 12 × 60 ओके। तो कुल मिलाकर ये बनता है, याद रखना है आपको, 43,200 सेकेंड्स, 43,200 सेकेंड्स आता है। टिप ऑफ सेकेंड हैंड 60 सेकेंड, टिप ऑफ मिनट हैंड 3600 सेकेंड, टिप ऑफ आर हैंड 43,200 सेकेंड्स। और एक लास्ट ले लेता हूँ, उसको भी याद रखिए। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड मतलब व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रोटेशन अराउंड द एक्सिस। मतलब हमारी जो धरती है उसको एक रोटेशन, खुद की एक्सिस पे एक रोटेशन है ना, खुद के एक्सिस पर ऑन इट्स ओन एक्सिस टू कंप्लीट अ वन रिवॉल्यूशन, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड, 24 आवर्स, जिसको हम 1 डे बोलते हैं, बराबर है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी लिख लेना। देखिए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ लिख रहा हूँ मैं, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। टाइम आप यहाँ लिख देना, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस 1 डे होता है। अच्छा, 1 डे हमारे लिए किसको बोला जाता है, 1 डे इज़ नथिंग बट 24 आवर्स। 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स इज़ नथिंग बट 24 × 60 करोगे मिनट होगा, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड, तो ये होता है 86,400 सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स। इसको भी याद रखिए, ठीक है। और एक सवाल कर देता हूँ, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, या आप मुझे पर्सनली भी कमेंट करके बता सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। डेज में भी बताओ, सेकेंड्स में भी बताओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड इन डेज एज वेल एज इन आवर्स भी बता दो, मिनट्स भी बता दो, सेकेंड्स भी बता दो, टू कंप्लीट द वन रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। धरती को सन के अतराफ, धरती को, अर्थ को सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, दिस इज़ माय क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो राइट डाउन दिस वन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरैक्टिव न्यूमेरिकल्स। ओके, ये सभी लिखकर ले लीजिए। अभी हमने टाइम पीरियड देखा था, अभी और एक छोटी सी टर्म है फ्रीक्वेंसी बोलकर। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम बहुत सिंपल टर्म है, आपको आई थिंक 7th 8th 10th में ये होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन को जो समय लगेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, बराबर है, जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ना, दैट पार्टिकल इफ़ रिक्वायर 10 सेकेंड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन देन फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्स। अगर एक चक्कर लगाने को 10 सेकेंड लग रहे हैं, यहाँ से निकला हो, बराबर है, लेकिन 1 सेकेंड में 10 बार घूम गया हो तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स हो गया। अच्छा, एक चक्कर लगाने 100 सेकेंड लग रहे हो तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स हो गया। 100 हर्ट्स, 100 आरपीएस बोलो, कभी कभी आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आता है, सीपीएस भी आता है, साइकिल पर सेकेंड, आरपीएम भी आता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। टिप ऑफ ब्लेड ऑफ फैन जो होता है वो आमतौर पे 600 आरपीएम परफॉर्म करता है, 600, 700, 800 फैन के हिसाब से, कम भी होता होगा। रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम बोलते हैं उसको, टिप ऑफ ब्लेड, है ना। उसके बाद में आपके जो मिक्सर का ब्लेड होता है वो आमतौर पे 1200-1500 आरपीएम परफॉर्म करता है, रिवॉल्यूशन पर, है ना, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमारा जो बाइक होता है ना, बाइक का जो पहिया होता है, बराबर है ना, वो अगर घूम रहा है तो स्पीडोमीटर आरपीएम बताता है ऊपर, 1, 2, 3, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब अगर वो 2 पर है, वो जो स्पीडोमीटर के बाजू में होता है गाड़ी के, स्प्लेंडर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, स्प्लेंडर हो गया या फिर पल्सर हो गया, इधर साइड में जो है तो इंजन का आरपीएम दिया हुआ रहता है, इंजन कैसा घूम रहा है, इंजन का आरपीएम, मतलब वो 2 पे है तो 2 × 2000 कर दो, 2000 आरपीएम, मतलब वो 1 मिनट में 2000 बार घूम रहा है इंजन। चलिए, तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। लिख देता हूँ, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सरल। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड कंप्लीटेड बाय पार्टिकल, है ना, कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल, कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल। अच्छा, विच पार्टिकल? कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, यहाँ लिख देता हूँ परफॉर्मिंग यूसीएम, परफॉर्मिंग यूसीएम, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, इसका और एक दूसरा भी डेफिनेशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख देता हूँ, द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको भी फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, मतलब n = 1/T आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के पूरे फार्मूले आपको लिखकर मैं बता देता हूँ, आई होप आप ये सब लिख लेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी n = 1/T, पहला फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अच्छा, दूसरा और एक फार्मूला, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, लिख देता हूँ, बट द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, ये ले लिया मैंने 2π/ω, इसको 1 में पुट कर देंगे। इसको अगर आप 1 में पुट करोगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बनेगा n = 1 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ आ गया 2π/ω, 2π/ω बन जाएगा ω/2π, तो दूसरा फार्मूला आ गया ω/2π। इट इज़ द अनदर फार्मूला फॉर द व्हाट, फॉर द फ्रीक्वेंसी, ω/2π। ओमेगा कितना आएगा वहाँ से देखिए, 2πn आता है। मैं कई जगह पे इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, ओमेगा को। एक तो फ्रीक्वेंसी के 2 फार्मूले, 1/T भी है और दूसरा ω/2π भी है। और ये जो ओमेगा है ना, मैं कई जगह पे ω/2πn लूँगा अब इसके आगे, पूरे फिजिक्स में जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो ω/2πn रखूँगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। 2π/T था ना, तो 1/Tn आ गया 2πn, सिंपल। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्स, यूनिट की बात करते हैं, अभी बताया था कुछ देर पहले, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं। दूसरा आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सीपीएस भी चलेगा, साइकिल पर सेकेंड, वीपीएस भी चलेगा, वाइब्रेशन पर सेकेंड, ओपीएस भी चलेगा, ऑसिलेशन पर सेकेंड, या कुछ समय पे आरपीएम भी आता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको आरपीएस में करने के लिए 60 से डिवाइड करना है, बराबर है। वो बोलेगा कि पार्टिकल कंप्लीट 60 आरपीएम, पार्टिकल 60 आरपीएम कंप्लीट कर रहा है, तो पहले उसको आरपीएस में कर दो। 60 आरपीएम बोले तो 60/60 1 आरपीएस है फ्रीक्वेंसी। वो बोलता है कि पार्टिकल कंप्लीट दैट इज़ 1 रिवॉल्यूशन, जो भी बोलेगा समझो, 1 रिवॉल्यूशन बोल देगा इन द 10 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। आरपीएम में दिया तो आरपीएस में पहले कर लिया करो 60 से डिवाइड करके। ओके, आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू गॉट इट। हाँ, इसको लिख लीजिए ना। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग
न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है, शुरू में ही मैंने बताया था, और लास्ट तक के लेक्चर को देखिए, एंड तक देखिए आप। आई होप आप एंजॉय करोगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में भी आ जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं न्यूमेरिकल। अब तक के जो पार्ट हमने पढ़ा है 3 लेक्चर, और ये 4th लेक्चर है रनिंग, दिस वन इज़ अ 4th लेक्चर। अभी आपके पास सभी फार्मूले वगैरह आई होप होंगे। हाँ, आपको सबसे पहले पिछले फार्मूले वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न यहाँ पर आना होगा। यूसीएम नॉन यूसीएम का फ़र्क आपको समझना कि यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, नेट एक्सेलरेशन सेंटीपिटल होता है। नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल, दूसरा सेंट्रीपिटल। याद रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेंजेंशियल AT R अल्फ़ा होता है, और जो सेंट्रीपिटल है वो क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर या V ओमेगा या V स्क्वायर बाय R होता है। याद है आपको फार्मूले? ठीक है, तो यूसीएम नॉन यूसीएम का ये मेन फ़र्क है। नेट एक्सेलरेशन नॉन यूसीएम में A = √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, नॉन यूसीएम की बात करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक से देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस है 0.5 मीटर। ठीक है, एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। चलो उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है। एक बात हमेशा याद रखना है कि स्पीड कांस्टेंट है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखना है। मतलब क्वेश्चन चेक करना है आपको, यूसीएम का है या नॉन यूसीएम का है। तो ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है। नॉन यूसीएम का बोलते ही पूरे फार्मूले आपको याद आ जाने चाहिए। चलो हाँ, देखिए, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। चलेगा, स्पीड बढ़ रहा है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा निकालना है, ऑफ इट्स स्पीड। हाँ, इफ़ इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2.0 मीटर पर सेकेंड टू 4.0 मीटर पर सेकेंड, आगे बोला उसने, इन 4.0 सेकेंड। मतलब आपको अल्फ़ा निकालना है ना, अल्फ़ा निकालना है आपको। तो अल्फ़ा का फार्मूला आपको याद है, AT = R अल्फ़ा रहता है। अगर आपने AT निकाल लिया तो R अल्फ़ा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट अस सी सॉल्यूशन। देखिए, उसने जो दिया है आपको, है ना, R जो दिया था वो 0.5 मीटर था। तो ये डायरेक्टली मैं लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, AT निकाल लेता हूँ पहले। AT = ये R अल्फ़ा, बराबर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से AT = R अल्फ़ा, ये तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन पहले AT लगेगा ना। तो AT जो होता है, तो AT क्या होता है, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इस हिसाब से ये AT बनेगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2.0 से 4.0 जा रहा है, तो 4 - 2 करना पड़ेगा। एंड व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड, जो टाइम लग रहा है उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं। मतलब ये 4 सेकंड रख दिया मैंने। तो ये आपके पास आ गया 2/4 आ गया, तो 1/2 आ गया। मतलब 1/2, या इसको 0 आप लिख सकते हो, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, बराबर है। अब निकालना है हमको अल्फ़ा, तो 1 इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा = आ जाएगा, दैट इज़ ओके, अल्फ़ा = AT डिवाइडेड बाय, नीचे ले लेंगे हम लोग R। हाँ, ये R आ गया। तो AT कितना था मेरे पास में, ये 1/2 रख देता हूँ, और नीचे डिवाइडेड बाय R जो है तो कितना है, 0.5 था R, बराबर है। 0.5 मतलब 1/2 रख देंगे, तो आंसर आएगा 1 रैड पर स्क्वायर सेकेंड आ जाएगा। स्मॉल r जो दिया हुआ था, है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन में, स्मॉल r का जो वैल्यू था वो 0.5 था। चलो यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। R = 0.5 मीटर था, उसको 1/2 लिया मैं, तो अल्फ़ा आ गया। आई होप आपको ये समझ गया होगा। देखो टाइम हमारा काफ़ी सारा बच गया लिखने वाला, इसको लिख लीजिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R = 2 मीटर varies with time t as V = t square, where t is in second and V in meter per second. Find the radial, tangential and net acceleration बोला उसने। सबसे पहले तो क्वेश्चन चेक करना है यूसीएम वाला है या नॉन यूसीएम वाला है। हर बार बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको कोई भी सवाल चेक करना है। अगर यूसीएम वाला है तो बहुत सिंपल बन जाएगा, नॉन यूसीएम वाला है तो वो भी सिंपल रहेगा, लेकिन उसको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये सवाल कौन सा है, आई होप ये सवाल है नॉन यूसीएम वाला, क्योंकि V T² के हिसाब से वैरी कर रहा है ना। आप T1 रखो कुछ आएगा, 2 रखो कुछ आएगा, 3 रखो कुछ आएगा, है ना। मतलब V इज़ अ फंक्शन ऑफ T है ना, दिख रहा है ना आपको। तो V इज़ अ फंक्शन ऑफ T है, तो V वेरिंग है ना,
टी स्क्वायर के साथ वेरी हो रहा है, तो इस हिसाब से नॉन यूसीएम। चलो रेडियस है 2 मीटर है और v इक्वल टू टी स्क्वायर है, t सेकंड में v इन मीटर पर सेकंड, फाइंड रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड निकाल के v निकाल लेंगे और v से निकाल लेंगे फिर AR, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके उसको डिफरेंशिएट अगर करोगे आप, सॉरी v रख दो पहले, v2 रख दो और v2 रखने के बाद में AR आ जाएगा और AR आने के बाद में फिर हम AT निकालेंगे। तो AT के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, किसको, v इक्वल टू टी स्क्वायर को, तो उससे AT आ जाएगा। फिर AR और AT से हम नेट निकाल लेंगे, अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। हो गया आपका सवाल ही, है ना। t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड के ऊपर, बराबर है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये सारी चीज़ें निकाल ली। चलो स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं स्पीड निकालता हूँ। देखो स्पीड, ओके। सॉल्यूशन ये दिया उसने, v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब t कितना रखता हूँ, 2 सेकेंड रख देता हूँ और 2 सेकेंड रखने के बाद में स्पीड कितना आ जाएगा, 2 रख दो यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर कर दो, ये 4 आ गया, मतलब ये स्पीड आ गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में स्पीड आ गया। तो सेंट्रीपेटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल बोलो या रेडियल, एक ही होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल AC बोलो या AR बताओ, इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास में, ये आ गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ गया, तो इससे AC आ जाएगा। हो गया, यहाँ v रख दो, यहाँ r रख दो। r कितना दिया हुआ था सवाल में, आपने देखा होगा, r दिया हुआ था 2 मीटर। चलो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय, नीचे ले लेना पड़ेगा आपको, ये 2 है ना, तो 2 से कट कर दो, मतलब ये 16/2 मतलब 8 आ गया। ये आ गया आपका कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया, 8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, बराबर है। अब रही बात किसकी, टेंजेंशियल की, तो मैंने क्या बताया, हाउ टू कैलकुलेट टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, ये dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, बराबर है। तो AT इक्वल टू आ जाएगा ये d/dt ऑफ v रख दो कितना, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना ले लो, 2t, तो ये क्या बनने वाला है, ये आ गया 2 टाइम्स t आ गया, बराबर 2 टाइम्स t आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे, 2 सेकेंड रख देंगे, तो AT आता है 2 × 2, दैट बिकम्स द आई थिंक 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मतलब ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नेट निकालना है, ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है, ये लेता हूँ नेट एक्सेलरेशन। ओके, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन A इक्वल टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया आपके पास में AT स्क्वायर और यहाँ पर प्लस कितना आ गया, AC स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ, AT कितना रखना है आपको, 4, तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस ये 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 प्लस 16, तो कुल मिला के अंडर रूट 80 आ जाएगा। अंडर रूट 80 ले लो, ये मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, तो 81 के नज़दीक है ना, 7.99 होता है अप्रॉक्सीमेट, है ना, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ 81 बोले तो 9, अप्रॉक्सीमेटली 9, एक्यूरेट निकालोगे तो 8 समथिंग बनेगा, बराबर है ना, 8 पॉइंट समथिंग। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ, 81 के नज़दीक है ना, तो 9 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज़ अ नेट एक्सेलरेशन। ये नॉन यूसीएम का सवाल था, हाँ हर बार आपको चेक करना है सवाल यूसीएम का है या नॉन यूसीएम का। और भी क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है देखिए, इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब ये वाला उसका सवाल है, क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। ध्यान दे के पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक्सेलरेशन पार्टिकल का यूसीएम में कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। और दूसरा भी पढ़ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ, बोला उसने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ, मतलब वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को
आप लोग लिख लो, दूसरा भी लिख लो, थोड़ा सा पढ़ने के लिए समय भी ले लो। और आते हैं, देखिए क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, उसने बोला कि इज़ द एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बोला उसने, मतलब इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूसीएम कांस्टेंट और वेरिएबल, बोला उसने। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये उसका सवाल था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, यूसीएम की बात है। यूसीएम की अगर बात करेंगे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूसीएम में हमको पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपेटल होता है, बराबर है। देखिए पार्टिकल है यहाँ पर, दिस वन इज़ अ पार्टिकल, लेट द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, हाँ सर्कल, मान लो ये सर्कल में घूम रहा है ना, इसको अच्छा घुमा कौन रहा है, बार बार बोलता हूँ मैं अक्सर, है ना, इसको घुमाने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपेटल है। ऐसा फोर्स जो पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और अगर यूसीएम है, स्पीड कांस्टेंट है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है ना वो किधर होता है पता है क्या, अलोंग सेंटर होता है, सेंट्रीपेटल, मतलब इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, बराबर है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट द पोजीशन ए, मतलब एक ही एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपेटल, हाँ, और वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा दूसरी बात, पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली बदलता है, समझ रहे हैं ना। ये इधर अभी जब ए पर है तो इधर है, बी पर पार्टिकल है तो इधर है, बराबर है, मतलब डायरेक्शन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो है ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन बदलता है। तो सवाल क्या था उसका कि इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूसीएम सर्कुलर मोशन कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑब्वियसली वेरिएबल रहेगा, हाँ वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रहेगा क्योंकि वेक्टर है ये, वेक्टर के लिए दोनों भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी क्या होता है इसमें कंटिन्यूअसली बदलता है। तो ये पहले वाले का आंसर है क्वेश्चन 3 का, ठीक है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल बोलना पड़ेगा, हाँ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, और इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, और ओके एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट in magnitude but not in direction, constant in magnitude, okay, but not in direction, but not in direction, not in direction, लेकिन उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन आपने आई होप लिखा होगा जब मैं स्क्रीन पर बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग कर्व्ड पाथ, मतलब 4 ऑप्शन दिया था कि बताओ कौन सा वाला क्वांटिटी है ना, कौन सा वाला क्वांटिटी इनमें से, ठीक है, मतलब वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इन चारों में से कौन सा वाला क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकता है, मोशन कौन सा है, कर्व्ड पाथ बोला। कर्व पाथ बोलने के बाद में इसमें 2 चीज़ें आती है, सर्कुलर भी हो सकता है, बराबर है, सर्कुलर, और प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। ये एक्चुअली मोशन अलोंग कर्व पाथ है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं, बराबर, 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब उस मोशन को आप सर्कुलर भी मान सकते हो, मोशन अलोंग कर्व पाथ मतलब, और आप उसको प्रोजेक्टाइल भी मान सकते हो। अब रही बात किसकी, अगर हम यूसीएम की बात करते हैं या सिंपली सर्कुलर की बात करते हैं, अगर हम सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूसीएम, है ना। तो यूसीएम में क्या होता है, अगर हम यूसीएम की बात करेंगे तो इन केस ऑफ यूसीएम स्पीड कांस्टेंट रहता है, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहता है, बस स्पीड के अलावा बाकी सब वेरिएबल रहते हैं, सिर्फ स्पीड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, मतलब पार्टिकल को ए से बी तक जाने, है ना, जो समय लगता है, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने,
और यहाँ से लेकर सी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और सी से डी तक जो किया, बराबर है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम कैसा होता है, सेम होता है। तो स्पीड कांस्टेंट होता है यूसीएम में। बाकी यूसीएम में एक्सेलरेशन बदलता है, बराबर है, वेरिएबल होता है एक्सेलरेशन, याद रखना है आपको, हाँ, यूसीएम में। उसके बाद में एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है और मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल रहेगा, किसमें, नॉन यूसीएम में। अगर नॉन यूसीएम है, हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, अगर नॉन यूसीएम की बात करेंगे ना तो नॉन यूसीएम में बराबर है क्या, सभी वेरिएबल रहता, स्पीड भी वेरिएबल रहता, एक्सेलरेशन भी रहता है, सब वेरिएबल रहते, बराबर है क्या। कौन कौन वेरिएबल रहते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो ये इतने क्वांटिटीज़ वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स सभी वेरिएबल रहते हैं। कौन कौन, स्पीड भी वेरिएबल रहेगा, ये लिखता हूँ मैं स्पीड, स्पीड के बाद में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल रहेगा, और रही बात मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर से आराम से बोलता हूँ मैं, यूसीएम में देखो कर्व पाथ दो है ना, मोशन अलॉन्ग कर्व पाथ दो है। दो कौन कौन से बोला मैंने आपको, एक सर्कुलर बोला और एक प्रोजेक्टाइल बोला। सर्कुलर में दो है, एक यूसीएम है और दूसरा नॉन यूसीएम। यूसीएम भी, ये भी मोशन अलॉन्ग कर्व पाथ है, नॉन यूसीएम भी मोशन अलॉन्ग कर्व पाथ। लेकिन यूसीएम में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहता है, सिर्फ स्पीड, बाकी तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन तो चेंज होता है ना, कंटिन्यूअसली बदलता है ना। हमने तो कितने बार पढ़ा है कि इन केस ऑफ, है ना, यूसीएम रहो या नॉन यूसीएम रहो, दोनों में भी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली बदलता है। यहाँ पर ये रहेगा डायरेक्शन वेलोसिटी का, है ना, पार्टिकल इधर आ गया तो ये वाला डायरेक्शन रहेगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर वो भले यूसीएम रहो या नॉन यूसीएम रहो। तो वेलोसिटी वेरिएबल होता है, बराबर है, फिर वो यूसीएम रहो या नॉन। तो यूसीएम में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा, कंटिन्यूअसली बदलता है डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन भी, इस क्वेश्चन में देखें ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदलता है ना। नेट एक्सेलरेशन कौन सा रहता है यूसीएम में, सेंट्रीपेटल। अगर पार्टिकल यहाँ है तो इधर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यहाँ है तो इधर, यहाँ पर है तो इधर, यहाँ है तो इधर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है यूसीएम में। तो ये हमको याद रखना। नॉन यूसीएम में तो सभी बदलते हैं, स्पीड भी बदलता है। नॉन यूसीएम मतलब जिसमें स्पीड या तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है या स्पीड कांस्टेंट रेट से घट रहा है। फैन ऑन और ऑफ का एग्जांपल सबसे बेस्ट है ना, टिप ऑफ ब्लेड ऑफ फैन का अगर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो नॉन यूसीएम में वेरिएबल कौन कौन है, स्पीड भी है, एक्सेलरेशन भी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी, बराबर। ये एक हो गया। प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था। अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है पता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम आपको याद होगा, हाँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। इधर देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको आई होप याद होगा, हमने 10th 11th स्टैंडर्ड में किया था। यू नो दैट डायग्राम, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन लाइक दिस, बराबर है। ये आ गया, देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया इस तरह से। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है पता है कि एक चीज़ कांस्टेंट रहती, कौन सी, एक्सेलरेशन। वट एवर इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल कहाँ पर भी रहो, जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, दैट नेट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और वो हमेशा किधर रहता, नीचे ही रहता, उसको हम जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो फिर अब आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन 4 का फिर राइट आंसर क्या बनेगा। सवाल क्या था उसका, क्या इनमें से कौन से, है ना, क्वांटिटीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग कर्व पाथ बोला उसने। तो कर्व पाथ बोलने के बाद दो आ जाते हैं कर्व पाथ में, सर्कुलर मोशन भी आता है, मोशन है ना अलोंग कर्व पाथ है, और प्रोजेक्टाइल भी आता है। तो अब इसमें से आप डिसाइड कीजिए, इतना सारा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया मैंने, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, दो आंसर्स रहेंगे जब कर्व पाथ की बात किया उसने। एक कौन सा रहेगा, एक आंसर रहेगा स्पीड कांस्टेंट, ये एक आंसर रहेगा स्पीड, और दूसरा आंसर कौन सा रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। दो आंसर्स रहेंगे। एक्सेलरेशन किधर, इधर की बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो इसके दोनों ऑप्शंस राइट रहेंगे क्वेश्चन 4 के। कौन से दोनों ऑप्शन रहेंगे राइट, एक तो स्पीड भी कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है अगर वो यूसीएम है तो। दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है अगर वो प्रोजेक्टाइल है तो, क्योंकि उसने कॉमन वर्ड यूज़ किया, मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ बोला उसने। एग्जैक्टली सर्कुलर बोलता तो शायद हम कुछ और ले लेते, बराबर। एग्जैक्टली सर्कुलर अगर बोलता,
हाँ, और एग्जैक्टली अगर प्रोजेक्टाइल बोलता तो हम आंसर क्या ले लेते, फिर एक्सेलरेशन ले। तो राइट ऑप्शन दोनों रहेंगे इसके। दोनों कौन से रहेंगे? एक तो स्पीड भी हो सकता है और दूसरा एक्सेलरेशन भी हो सकता है। स्पीड बोलने के बाद ये यूसीएम में होता है और एक्सेलरेशन किधर होता है? प्रोजेक्टाइल में होता है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। ओके, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो पहले चेक करना है वो यूसीएम का है या नॉन यूसीएम का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, तो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल बोल दिया उसने, चलेगा। एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव हो रहा है, रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब आर है ना, कैपिटल आर ले लो या स्मॉल आर, रेडियस 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। विद अ स्पीड गिवन बाय v इक्वल टू 2t बोला है उसने, v इक्वल टू 2t बोल दिया, मतलब स्पीड इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है स्पीड, मतलब ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है ना, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। वेयर v इज़ इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड्स बोल दिया उसने, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन नॉन यूसीएम का, नॉन यूसीएम का बोलती है आपके माइंड में सब आ जाना चाहिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन, पूरे फार्मूले दिमाग में घूमने चाहिए। उसने नंबर ए पूछा, फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब रेडियल बोले तो ए आर निकालना है। अब ए आर आप कैसे निकालोगे, तो ए आर का फार्मूला है आपके पास में, v स्क्वायर अपॉन आर से आ जाएगा, v रख देंगे वहाँ पे 2t और r रख देंगे और t 1 सेकेंड डाल देंगे तो आपको रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जिसको आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हो, बराबर है, ठीक है। ए आर जो निकालते हैं v स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा स्क्वायर भी है, ओमेगा देता तो निकाल लेते, या फिर v ओमेगा से भी आ जाता। बी पूछा उसने, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 1 सेकेंड। टेंजेंशियल बोल तो at का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv बाई dt ले लेंगे, v है ना, v रख दो, डेरिवेटिव ले लो, v कितना रखो 2t रख दो, डेरिवेटिव कितना आ जाता, आई थिंक 2 आ जाता, बराबर, 2 बाहर ले लिया कर दो, तो बाद में t कितना रख दो 1 सेकेंड, आ जाएंगे टेंजेंशियल। फिर तीसरा क्या पूछा उसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब नेट एक्सेलरेशन। ए नेट क्या होता है नॉन यूसीएम में, √AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, AT रख दो AR रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आ जाएगा, आप पॉज करके निकाल लो आपका आंसर, उसके बाद तो मैं सॉल्यूशन तो बताने नहीं वाला हूँ। हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसको आप पॉज कर दो, पॉज करके आप निकाल लो और निकालने के बाद अपने आंसर्स पूरे टैली कर लो, ठीक है। मैं तो सॉल्व करूँगा ही, ओके। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, हाँ, सॉल्यूशन में एक पार्टिकल है, वो ऐसा घूम रहा है, बराबर है, मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा, किस हिसाब से बढ़ रहा है वो बता देता हूँ मैं। अच्छा, रेडियस की बात करते हैं। रेडियस ये जो आर है ये दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, और जो स्पीड है पार्टिकल का वो v इक्वल टू 2 टाइम्स t के हिसाब से बढ़ रहा है। t 1 सेकेंड रख दो तो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, और वो है ना, बराबर है कि 3 रखो 6 आएगा, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब जितना उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने को कवर किया, बराबर है, जितने टाइम में वहाँ से यहाँ आने को अलग टाइम लगा, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, सीधा सीधा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब ये इसने घूमना शुरू किया, बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, ऐसा मतलब होता है उसका। अच्छा, इसको घुमा कौन रहा है, फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, बार बार बोलता हूँ मैं, ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली बदलता है, बराबर है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो v आ गया, 2t आ गया, निकालना क्या क्या था, चलिए पहला ले लेता हूँ मैं। उसने क्या बोला था पहला, नंबर 1 रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको आप सेंट्रीपेटल भी बोलते हो, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आ गया आपके पास, रेडियल या सेंट्रीपेटल एक ही होता है, v स्क्वायर बाय आर ले लें, यह आया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। चलिए v कितना है, वो v आया 2t, ये 2t रख दिया मैंने, 2t का स्क्वायर, और r कितना है 1 सेंटीमीटर, रन दीजिए 1, हाँ, क्योंकि स्पीड भी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही है ना, बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला है उसने, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो ये आ गया 4t स्क्वायर आ गया। अब t कितना रख दो 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड रख देंगे t, तो t 1 सेकेंड रखा तो आपके पास में ये आ गया आपका आंसर। रेडियल एक्सेलरेशन कितना बनेगा, ये 4 × 1 स्क्वायर कर दो, दैट इज़ 4, लेकिन इसका यूनिट याद रखना, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड आएगा। क्यों आएगा आप समझ लो।
सभी क्वांटिटी CGS में। दूसरा था उसका फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला उसने। चलो दूसरा B निकालता हूँ मैं, टेंजेंशियल, ये लिखता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब AT निकालना है, हो गया AT पे, तो AT इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ना, AT इक्वल टू ये लिखता हूँ यहाँ पे dV/dt लेता हूँ, बराबर, ये dV/dt आ गया। चलो d/dt ऑफ V रख दो 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया ये आंसर 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ गया। हमको t रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका। स्पीड जिस रेट से बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, सही तो बात है। पहले 2 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 6 हुआ, फिर 8 हुआ, 1 है ना, 1 सेकंड रखो, 2 रखो, ये फार्मूले में पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो देखो आप स्पीड कैसा आता है। पहले 1 सेकंड के बाद स्पीड कितना आता है 2 आता है, 2 सेकंड के बाद कितना आता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर अगला रख दो आप, है ना, 5 सेकंड रखोगे 10 आएगा। तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये हो गए B। अब रहा C, कौन सा, नेट एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है हमने, नेट एक्सेलरेशन नॉन UCM में, नॉन UCM का क्वेश्चन है ना, तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये नेट एक्सेलरेशन, हाँ, A नेट लिख देता हूँ, हाँ, नॉन UCM में, तो ये आएगा AT² प्लस AR², हो गया। AR बोले तो सेंट्रीपेटल या रेडियल एक ही होता है, तो इसमें रख दो। AT कितना रखना है, वो AT है, देखिए 2, ये 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये AR कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर आ गया, तो इस हिसाब से ये रूट में कितना बन गया, ये 4 + 16 मतलब ये 20 हो गया। 20 को लिख दो, कितना लिखोगे 4 × 5 मतलब 2√5 आंसर आएगा, 2√5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये आपका नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ गया होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए।